हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीमोफिलस लॉरिका। आज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको पूरी चैप्टर के बारे में पता लग जाएगा। जितने क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्लास 10th के, वो सब यहाँ कवर अप हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड जो लोग न्यू कमर्स हैं वो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं एक लाइव क्लास रखूंगी और भी कई बार हम ऐसी कुछ वीडियोस निकालते हैं जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि फॉर एग्जाम आपको क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशंस एंड ऑल चलती रहती है, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा सो दैट आपसे कोई वीडियो ना मिस हो। इसलिए मैंने कहा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि इसमें आपको पूरा एक बार चैप्टर का पता लग जाता है। पूरे मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में अगर पता लग जाए तो कैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो बेटा शुरुआत आपकी जो हुई वो बहुत पहले से हुई है, तो आपको ओवरऑल पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं, राइट। ये सब जो जहां इंपॉर्टेंट होगा ना मैं आपको बताती जाऊंगी, इस पे अच्छे से मेहनत करना, राइट। सो 118 एलिमेंट्स हैं। 30 एलिमेंट्स आपके उस टाइम में नोन थे जब आपका एक मतलब स्टार्टिंग वाले टाइम में। उसके बाद धीरे 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 करके एलिमेंट्स जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। ठीक है, सो स्टार्टिंग में जब तक एलिमेंट्स नहीं थी तब तक तो ठीक है, लेकिन नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स वाला, कि जरूरत ही क्या पड़ी एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई करने की, हमें क्या जरूरत है। ठीक है, सो जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई उनकी उसकी जो स्टडी है, उसको जो ऑर्गेनाइज करना, उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, वो उतना ही मुश्किल होता गया। तो जिसकी वजह से अगर आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना है, उसकी एक प्रॉपर अगर क्लासिफिकेशन हो जाएगी तो चीजें आसान हो जाती है। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आप क्या लिखोगे? टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर, राइट। सो अर्लीस्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन हुई थी, या जो मतलब हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, वो आपका डिपेंड करता था या बेस था उसका क्या? ग्रुपिंग द नोन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो शुरुआती दौर में जो क्लासिफिकेशन हुई वो एक्चुअली लेवॉइजियर एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने की थी, बट उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपके कई सारे साइंटिस्ट आए। जो अब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो ना, वो तो आपका प्रेजेंट वाला है जिसको आप मतलब काफी टाइम से स्टडी करते आ रहे हो। उसके पहले भी बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या जितने आपके एलिमेंट्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाए, उसके लिए कोई टेबल बनाया जाए, सब कुछ ट्राई करके देखा हुआ है। तो वो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है एंड वो सब आपको आना चाहिए। उनमें सब में आपकी क्या क्या खासियत है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, वो पूछा जाता है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या बना? नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत ही क्या है? टू मेक द, क्या बोलोगे आप? टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला सवाल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, या आप कह सकते हो फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, चलो। सो पहली जो अटेम्प्ट थी वो आपकी लेवॉइजर की थी, मेटल्स नॉन मेटल्स वाली अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद डॉबर्नियर ट्रायड्स, इसके बारे में पूछा जाएगा, ये है क्या? ठीक है, तो ये साइंटिस्ट रहे हैं, जरूरी नहीं आपको पूरा नाम याद रखना है, आप मिडिल नेम मत याद रखो, बट ये नाम भी याद रख लोगे तो काफी है। खाली डॉबर्नियर भी रखोगे तो काफी है, बट स्पेलिंग सही याद रखना। ठीक है, सो ये एक जर्मन केमिस्ट हुए, इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी, तीन तीन एलिमेंट्स, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स का एक जो मतलब पेयर सा बनाया, सॉरी ग्रुप बनाया। ठीक है, पेयर तो दो का होता है ना। तो इन्होंने कैसे किया? इन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स उनको उन्होंने क्लासिफाई किया, या आप ये कह सकते हो अलग अलग तरह से ट्रायड्स बनाए, जिसको ये ट्रायड्स कह रहे थे। किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने किए ट्रायड्स? डॉबर्नियर ने किए। ठीक है, पहले तो साइंटिस्ट का नाम, किस आधार पर किए, बेसिस ऑफ उनका मतलब किस बेस पे उन्होंने किया था? सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इन ग्रुप्स को क्या कहा गया? ट्रायड्स कहा गया। गॉट इट? ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने रिलेशनशिप बताया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बीच का कनेक्शन सा शो किया, जिसके आधार पर इन्होंने प्रॉपर्टीज के आधार पर की आपकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी, उसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, अब क्या था इन ट्राइड्स में? पहली बात की प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की थी, इन हर एक ट्राइड में जो 3 एलिमेंट हैं उन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, सेम नहीं थी, सिमिलर थी। ठीक है, फिर क्या? एटॉमिक मास आपका जो मिडल एलिमेंट का था, जैसे आपके सपोज करो 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3, तो जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो रफली एवरेज था इन दोनों के एटॉमिक मास के बराबर। तभी ना हमने कहा कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करके बात की थी। ठीक है, कोरिलेट करने की एक कोशिश की थी, या उसके आधार पर कुछ अपनी जो स्टडीज थी, जो उनका रिसर्च था, वो प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो एटॉमिक मास मिडिल वाले एलिमेंट का बाकी जो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ ट्रायड्स।
ठीक है। तो ये तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की कि आपके ट्रायड्स कैरेक्टरिस्टिक में आपका ट्रायड्स में दो चीज आ गई कि प्रॉपर्टीज उस ट्रायड में तीनों एलिमेंट्स की सिमिलर रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि मिडल वाले का एटॉमिक मास साइड वाले दोनों के जो आपके दोस्त उसके बैठे हुए हैं दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स थे ट्रायड्स के। किस आधार पर किया था? सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने ट्रायड्स बनाए थे, डॉबरनियर ने ट्रायड्स बनाए थे। ठीक है जी। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इनके जरूर करने हैं आपने, क्योंकि वो 4 ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं इनमें से बताओ डॉबरनियर ट्रायड्स कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ट्रायड ये है। ठीक है, 23 ऑन एन एवरेज है इन दोनों का, 39 और 6.9 का अगर आप कर लोगे। दूसरा ट्रायड ये है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तीसरा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपको एटॉमिक मास सपोज करो आपसे तो पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा ट्रायड नहीं है, या फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रायड। तो जरूरी नहीं है सबका एटॉमिक मास याद रखो, एक एग्जांपल याद रख लो काफी है। ठीक है, बाकी ये पता होना चाहिए कि 3-3 के वो जो ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं। ठीक, एटॉमिक मास जरूरी नहीं है सबका याद हो। गॉट इट? एग्जाम्पल्स हो गए। फिर क्या है, लिमिटेशंस क्या थी भाई, अब कमी क्या रह गई इसमें, है ना। कमी ऐसे है कि उन्होंने कुछ वो लिमिटेड से मतलब ट्रायड्स आइडेंटिफाई कर पाए। इनमें जितने भी आपके जितने सारे एलिमेंट्स थे ना सब में ट्रायड्स नहीं बना पाए, कुछ एलिमेंट्स का सिर्फ ट्रायड्स बना, सबका ट्रायड्स नहीं बना। ठीक है, ही वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रायड्स ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, पहला पॉइंट। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, नॉट ऑल ग्रुप्स ओबेड द लॉ ऑफ ट्रायड्स, मतलब जो ग्रुप्स उन्होंने बनाए बहुत जगह वहां पे भी ट्रायड्स का जो लॉ है वो मिडिल एलिमेंट वाला एटॉमिक मास वाला, ठीक है, वो फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में वो आपका फॉलो नहीं करता था। फास्फोरस का जो मास है दैट इज नॉट इक्वल टू एवरेज मास ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये तीन था ना। तो फास्फोरस का जो मतलब मिडिल वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास आपका बाकी दोनों के एवरेज के बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट कि कुछ लिमिटेड ही ट्राइड्स बने। ये हो गया दूसरा पॉइंट कि जो उन्होंने ट्राइड्स बनाए वो लॉ ऑफ ट्राइड्स उनमें से कुछ फॉलो नहीं करते थे, मतलब मिडिल एलिमेंट का मास एवरेज नहीं था साइड वाले दोनों का। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एलिमेंट्स दैट डोंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका आधार ये था ना कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेंगी ट्राइड में, ऐसा भी था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं थी। इसका भी एग्जाम्पल याद रखना है आपको। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों के एटॉमिक मासेस तो चलो जो हैं सो हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं कि ये आपका ये लॉ ऑफ ट्राइड्स फॉलो कर रहा है तो जरूरी नहीं कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी कॉमन रही, सिमिलर रहे। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स आपका ये कह सकते हो कि वो है लिमिटेशंस है। ठीक है, चौथा क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्राइड्स, मतलब अब जाहिर सी बात है जो सिमिलर नहीं थे उनको साथ रख दिया, जो सिमिलर रहे थे उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया। जैसे कि ये एग्जांपल क्या है, आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं लेकिन इनका इन्होंने ट्राइड्स के बारे में इनका कोई कुछ रिलेशन बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट्स आपके हो गए लिमिटेशंस। जितने भी आपके इस तरह से चीजें आएंगी ना, जो भी अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशंस आएंगी, जैसे डॉबरनेर ट्राइड्स आया, तो पहले उसकी खासियत पढ़ो, मतलब साइंटिस्ट का नाम बताओ कि किसने किया, फिर किस आधार पर किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस, ये सारी चीजें, ये 4 पॉइंट्स आपको हर किसी के पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आए आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। साइंटिस्ट का नाम क्या है? न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है जॉन न्यूलैंड, इंग्लिश साइंटिस्ट है। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश थे, जर्मन थे, कहाँ के केमिस्ट थे, ये जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी उस टाइम एलिमेंट्स जो थे उनको अरेंज कर दिया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, कैसे अरेंज कर दिया, जो भी एलिमेंट्स थे उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, और उसको कह दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि न्यूलैंड ने दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव शब्द का मतलब होता है 8। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब था, क्यों इन्होंने ऑक्टेव इसका नाम दिया। वो सिर्फ उन्होंने क्या किया, सिर्फ 56 एलिमेंट्स को वो अरेंज कर पाए थे, इस तरह से 7 ग्रुप्स में अरेंज कर पाए थे, और ऐसे अरेंज किए थे कि एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज वर प्रेजेंट बिलो ईच अदर इन अ ग्रुप। मतलब जैसे कि सपोज करो उन्होंने, सपोज कीजिए उन्होंने कुछ एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज किए, तो जो एलिमेंट यहाँ आ रहा था ना उसके नीचे वाला एलिमेंट जो था उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज वर प्रेजेंट बिलो ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप। जैसे आप प्रेजेंट के पीरियोडिक टेबल में देखते हो ना, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो इन्होंने ये करने की कोशिश की थी। ठीक है, सिर्फ 56 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, 7 ग्रुप में किया, 7 ग्रुप्स में। ठीक है, और ऐसे किया कि जो आपके एलिमेंट्स थे उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के ग्रुप में आए, मतलब उसके नीचे ही आए बिल्कुल। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम हो गया। किस आधार पर किया था उन्होंने? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है,
करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, शुरुआत की उन्होंने सबसे छोटे एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से, यानी कि हाइड्रोजन से शुरुआत करी और एंड किया थोरियम पे। मतलब अब ये 56 उसका एटॉमिक नंबर, में हम ये नहीं कह रहे एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 56th एलिमेंट था। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको किया खाली, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वां जो एलिमेंट था, जैसे आपका सपोज करो, जस्ट लाइक द 8th नोट इन अ म्यूजिक, आप करते हो ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सा आया है ये इसी का है, ठीक है। तो 7 सुर होते हैं ना आपके, 7 सुर होते हैं, उसी के आधार पर इन्होंने इस चीज को अरेंज किया था कि 8वां जो 8th नोट जो लगेगा वो आपका सेम हूबहू कौन सा आ जाएगा, सा, है ना। तो एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। 8वां यही आएगा ना इसके नीचे, तो 1 और 8 ये दोनों आपके हमेशा सिमिलर रहेंगे। इसी के आधार पर इन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, जस्ट लाइक 8th नोट इन अ म्यूजिक, ठीक है। शुरुआत किससे की, हाइड्रोजन से। कहां तक किया, थोरियम, जो कि 56th एलिमेंट था। कैसे इन्होंने क्या सोच के किया कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के जैसे होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि म्यूजिक में 7 सुर होते हैं और 8वां सुर दोबारा से कौन सा होता है, वही पहले वाला, ठीक है जी। फिर अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसमें सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट्स को उन्होंने वो इंक्लूड कर पाए थे, खाली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद था ही नहीं, ठीक है जी। कितने एलिमेंट्स थे इसमें, सिर्फ 56 एलिमेंट्स, उससे ज्यादा नहीं थे। तीसरा, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अनलाइक एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। ही पुट अनलाइक एलिमेंट्स इन सेम कॉलम, जैसे कि कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया, इसके साथ रख दिया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अब जैसे अनलाइक एलिमेंट्स को साथ रख दिया और लाइक एलिमेंट्स को अलग अलग कॉलम से, मतलब जिनको साथ रहना था उनको अलग कर दिया, जिनको अलग रहना था उनको साथ कर दिया कुछ केसेस में। तो ये एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको, ये मैंने इसलिए मेनली बताया है। चौथी लिमिटेशन की उन्होंने, जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो बाद में आपके जितने एलिमेंट्स आए ना, वो उनके कहीं भी ऑक्टेव स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है भाई। आपका जो आपने क्लासिफिकेशन का आधार बनाया है, वो आगे आने वाले एलिमेंट्स का भी, अगर सपोज करो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, कहाँ जाएंगे वो, उसमें कहीं ना कहीं फिट बैठने चाहिए ना, तो वो ये सक्सेसफुली नहीं कर पाए थे, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन हो गई। इनमें आपके सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स इंक्लूड हो पाए थे, उनके साथ ही आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो हो रहा था। फिर नोबल गैसेस आने के बाद तो ये लॉ बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस जो है लास्ट में आती है ना नए वाले पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद आपका नया जो है जो दूसरा एलिमेंट आता है वो उसके नीचे आता है। तो वो आपका जो लॉ था इरेलीवेंट इसलिए हो गया क्योंकि उसके बाद एवरी 9th एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। एवरी 9th एलिमेंट क्यों, जैसे सपोज करो लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, सॉरी सोडियम नहीं मैं आपको बताती हूँ कैसे। बेरिलियम आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पे इस साइड आ जाता है ना बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, उसके बाद यहाँ इसके नीचे सोडियम आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हुआ, ये 9th एलिमेंट हुआ। तो अब 8 नोट जो म्यूजिक के होते थे, वो वाला रूल जिसके आधार पर इन्होंने शुरुआत की थी वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका पूरा जो है लॉ इरेलीवेंट हो गया। तो इस तरह से इसके 6 पॉइंट्स हैं जो इनकी लिमिटेशंस में हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा ना हर चीज की लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। अचीवमेंट लेकिन क्या था इनका, अचीवमेंट ये था कि सबसे पहला लॉजिकल अटेम्प्ट था कि क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स। इसके पहले तक एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया था, ठीक है ना। इसके पहले जो ट्रायड्स था उसमें क्लासिफाई नहीं किया था, तो वो तिकड़ी सी बना के हमेशा मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप्स बना दिए थे, राइट। फिर क्या है, पीरियोडिसिटी सबसे पहले यहाँ पे बात आई, पीरियोडिसिटी की बात सबसे पहले यहीं पे आई। इसके पहले तक पीरियोडिसिटी की बात नहीं थी। पीरियोडिसिटी मतलब कि हर रेगुलर इंटरवल के बाद किसी चीज का रिपीटिशन होना। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो रिपीट हो रहे थे आफ्टर रेगुलर इंटरवल पे वो सेम प्रॉपर्टीज, इसी को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। गॉट इट। तो ये हो गया आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर आपका आता है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इसमें से पूछा जाएगा। एक तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब इसमें आपको कुछ ना कुछ एक एक दो नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का और कार्बन एंड कंपाउंड्स 2 चैप्टर है ना, इन दोनों में से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो
मेंडलीव यानी इनका पूरा नाम था डिमिट्री मेंडलीव, आप मेंडलीव भी याद रखोगे काफी है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले, या आप ये कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जो पीरियोडिक टेबल पहला डिजाइन किया था, काफी हद तक उसमें काफी कुछ इंक्लूड कर दिया था। तो पहली एक उनकी आप ये कह सकते थे कि कोशिश रही थी अच्छे से पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों के आधार पे क्लासिफाई किया गया, किसको क्लासिफाई करके अरेंज किया गया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेंडलीव ने किया, किस बेसिस पे किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेंडलीव ने 63 उस टाइम एलिमेंट्स थे जिनको अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। जैसे जैसे मास बढ़ता गया उसी के आधार पर इन्होंने अरेंज किया। फिर क्या किया, इसमें आपके 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको कि ग्रुप्स कहा गया। वर्टिकल कॉलम्स मतलब ये, ठीक है, इनको कहा गया ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि ये, जब आप इधर से इधर जा रहे हो, इन्हें क्या कहा गया, पीरियड्स। तो अब जो आप प्रेजेंट वाला पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, उसमें भी है ना ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इसीलिए सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो मेंडलीव ने की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मान लिया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। सो 8 वर्टिकल कॉलम्स जो कि ग्रुप्स हैं एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें की पीरियड्स कहा जाता है। ये आपके इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, उनके टेबल में इस तरह से अरेंज हुए थे एलिमेंट्स, ठीक है। फिर एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केम अंडर सेम ग्रुप्स। अब उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर भी किया था और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए किया था। तो उनके जो एलिमेंट्स थे जिनकी सिमिलर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो एक ग्रुप में आए, ठीक है, अलग अलग जगह नहीं गए। ये हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक। अब टेबल एक बार आप देख लो, टेबल ये आप देख रहे हैं, इसको टेबल में याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आपका पुराने वाला टेबल है, आपको चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि देखो इन्होंने किस तरह से अरेंज किया हुआ था। ये आपके 6 पीरियड्स हैं, देख सकते हो, ये आपके 6 पीरियड्स हैं इस तरह से, और ये जो आपके इस तरह से हैं ये देख सकते हो 8, यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं। इसमें नोबल गैसेस तब तक नहीं थी, ठीक है, नोबल गैसेस तब तक नहीं आई थी। पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको नोबल गैसेस कहीं नहीं नजर आएंगी। तो फिर प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की थी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि रिपीटिशन हो रही है प्रॉपर्टीज की, या पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक ही है कि रिपीटिशन हो रही है प्रॉपर्टीज की आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। अब आप देख सकते हो लिथियम के नीचे सोडियम आया, पोटेशियम आया, है ना, तो ये सेम ग्रुप में आए ना, ठीक है। अब ये रुबिडियम सीजियम ये सेम ग्रुप में आए। हर कॉलम में आप देख सकते हो ए बी सब दोनों ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन सीरीज का एक अलग से इन्होंने कॉलम बना दिया जहां आयरन कोबाल्ट निकल इकट्ठे हैं, ये अलग है, एक साथ है, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम एक साथ है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने काफी अच्छी कोशिश की थी स्टार्टिंग में, इसीलिए उनको इस चीज का क्रेडिट दिया गया फादर पीरियोडिक टेबल का, इसीलिए कहा गया क्योंकि पहली बार थोड़ा ढंग के तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। ऊपर देखो उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में भी बता रखा है कि इस वाले ग्रुप के जैसे ऑक्साइड कैसे होंगे R2O, है ना, यहाँ पे कैसे होंगे RO। जैसे आपको पता है आपने कैल्शियम का क्या पढ़ रखा है, CaO पढ़ रखा है ना, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसके वाले कैसे होंगे, CaO वाले। तो इस तरह से उन्होंने काफी कुछ अच्छा खासा डिजाइन कर दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। आपको सारा नहीं करना है, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए और बेसिक पता होना चाहिए, जितना मैंने आपको बताया। टेबल याद होना जरूरी नहीं है, ये वाला गॉट इट। फिर से मैं कह रही हूँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद होना जरूरी नहीं है, उसमें क्या क्या मेन था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उतना पता होना चाहिए, गॉट इट, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन अचीवमेंट्स क्या थी भाई, अब इनकी मेन खासियत क्या थी, सिस्टमैटिकली स्टडी कर दी इन्होंने, सिस्टमैटिक स्टडी, राइट। फिर उसके बाद जो नए एलिमेंट्स बाद में आए ना, उनकी प्रिडिक्शन इन्होंने पहले ही कर दी थी। कैसे, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज कैसे कर दी उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी ऑलरेडी। मतलब जैसे सपोज करो पहले आपका जहां स्कैंडियम है ना, अब स्कैंडियम जहां है वहां पे उन्होंने एक्का बोरोन कर दिया, ठीक है। एक्का आपका संस्कृत का एक, एका मतलब एका या एक्का दोनों बोला जाता है। एका आपका संस्कृत का एक शब्द है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर, ठीक है। एका सिलिकन जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, अब आपने देखा है ना एल्यूमिनियम के नीचे क्या है, गैलियम, है ना। तो एल्यूमिनियम के नीचे वाली जगह उन्होंने खाली छोड़ दी थी उस टाइम पे, उसको क्या लिख दिया, एका एल्यूमिनियम। मतलब फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, या बिलो एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, गैलियम आएगा। तो इस आधार पर उन्होंने उस टाइम पर जगह छोड़ दी थी, गैप्स छोड़ दिए थे। मतलब उनकी प्रिडिक्शन इतनी थी कि बाद में जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी भी इसके जैसी ही होगी। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट एक्चुअली, राइट। उस टाइम में इतना सब कुछ कर पाना, खुद सोचो, जो एलिमेंट अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ है उसके बारे में उन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी, तो ये उनकी एक अचीवमेंट थी।
राइट। तीसरी चीज क्या है, जितने भी डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे वो उन्होंने करेक्ट किए। जैसे कि मास ऑफ बेरिलियम पहले 13.5 था, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उसके लिए कोई वेकेंट स्पेस, कोई जगह स्पेस थी नहीं, है ना, कार्बन एंड नाइट्रोजन, सो इट्स मास वाज करेक्टेड, उसके बाद उसका मास करेक्ट किया गया, ठीक है। सो बेरिलियम का मास उसके बाद करेक्ट किया गया। तो इस तरह से कई और आपके थे, आप ये कह सकते हो कि एलिमेंट्स थे जिनके मासेस उन्होंने करेक्ट किए, एटॉमिक मासेस जो कि गलत थे पहले, ठीक है। बेरिलियम का 9 आपका एटॉमिक मास है, पहले आपका 13.5 था, ठीक। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट, नोबल गैसेस की डिस्कवरी बाद में हुई है, पहले तो हुई नहीं थी, लेकिन नोबल गैसेस की जो डिस्कवरी हुई है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पूरा देने के बाद, उसको उन्होंने एक अलग सा बाद में ग्रुप दिया गया, जीरो ग्रुप, जिसकी वजह से जो एक्चुअल मतलब टेबल था पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का, उसमें कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आई। तो ये भी एक अचीवमेंट थी कि उनसे उन्होंने नोबल गैसेस की डिस्कवरी उस टाइम तक हुई नहीं थी, लेकिन जब बाद में वो नोबल गैसेस आए भी तो उनके पीरियोडिक टेबल में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आई, ठीक है। तो इसको हम अचीवमेंट में ही काउंट करेंगे। फिर क्या है, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को एडजस्ट किया विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट्स विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। एक्चुअल में देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे डिपेंड किया ना, लेकिन सपोज करो थोड़ा बहुत पॉइंट्स का फर्क रह गया, अगर सपोज करो इस तरह से है, तो थोड़ा बहुत कहीं पे स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मासेस का हेर फेर थोड़ा सा उन्होंने किया, लेकिन ऐसा क्यों किया, सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। तो सिमिलैरिटी उनकी ग्रुप में बनी रहे उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, लेकिन सिमिलैरिटी को मेंटेन करके रखा, ठीक है। तो ये भी एक तरह की उनकी अचीवमेंट थी। ये आप अचीवमेंट अगर ना भी लिखना चाहो तो चलेगा, बट पहले के चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल इसका क्या था कि एल्यूमिनियम अपीयर्ड बिफोर सिलिकन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और सिलिकन, कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल, तो इनके एटॉमिक मासेस के आधार पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, ठीक। तो ये एग्जांपल आप, ये वाला जो पॉइंट है ई वाला, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, बट पहले के 4 पॉइंट्स याद रखना अचीवमेंट के लिए, ठीक है। फिर क्या है आपका ड्रॉबैक्स। अचीवमेंट पूछ लें या मेरिट्स पूछ लें, आप दोनों में वही सेम पॉइंट्स लिखेंगे, अचीवमेंट्स या मेरिट्स, ठीक है। डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस सेम चीज है, गॉट इट। डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस एक ही चीज है, मेरिट्स या अचीवमेंट्स एक ही चीज है। मतलब अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आपको लिखना वही सेम पॉइंट्स है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या था इसका, भाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पता ही नहीं थी। एनोमलस मतलब फिक्स नहीं है कहीं पे, जो नॉर्मल से हटके था। एनोमलस मतलब नॉर्मल जो आपका ट्रेंड होना चाहिए था उससे हटके, तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स की तरह भी थी, मतलब लिथियम सोडियम वालों जैसे भी थी, और हेलोजेंस के जैसे भी थी। हाइड्राइड भी बनाता है, H+ भी बनाता है और H नेगेटिव भी बनाता है, ये हाइड्राइड होता है, H नेगेटिव हाइड्राइड होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी दोनों की तरह थी, तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई। दूसरा पॉइंट, आइसोटोप्स के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। आइसोटोप्स का क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उनकी तो सेम पोजीशन होनी चाहिए, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, दो अलग अलग आइसोटोप्स है ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स माने जाएंगे। उसमें दोनों आइसोटोप्स, अगर ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बात कर रहे थे, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 इनकी तो जगह अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो आइसोटोप्स के डिफरेंट मास थे, डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इन्होंने नहीं किया था, तो ये क्या हो गया, ड्रॉबैक। तीसरा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जो हम बात कर रहे थे ना, कोबाल्ट को इन्होंने निकल के पहले रख लिया, ठीक है। तो उसको आप अचीवमेंट में, आई थिंक आप इसको यहाँ से अचीवमेंट में रहने देना, काउंट इट इन लिमिटेशंस ओनली, ठीक है। कोबाल्ट, निकल, टेल्यूरियम, आयोडीन, इसमें सिर्फ कोबाल्ट निकल का एग्जांपल याद करो, ज्यादा एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पॉइंट्स का ही फर्क है, 58.9, 58.7, लेकिन फर्क तो है ना, सॉरी। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जो उन्होंने अरेंज किया उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, जो एक लिमिटेशन हो गई, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नहीं रह गए, चाहे स्लाइटली डिफरेंस आया, फाइन। 14 एलिमेंट्स जो कि आपके लेंथेनाइड्स, एंड 14 एलिमेंट्स इसी तरह से एक्टिनाइड्स, जो लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, एक्टिनम के बाद एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। उसकी जो प्लेसमेंट थी वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहीं भी नहीं आ पाई। अब का आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा ना, उसमें नीचे अलग से 2 लाइनें हैं, है ना, 28 एलिमेंट्स आपके नीचे हैं अलग से, ये उन्हीं की बात हो रही है। तो ये आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कहीं फिट नहीं आ पाए थे, तो ये इनके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके 4 पॉइंट्स ड्रॉबैक्स के हो गए, फाइन। तो आपने ड्रॉबैक्स कर ली, लिमिटेशंस कर ली। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से करना, इससे सवाल आएगा ही आएगा, गॉट इट। फिर आपका आता है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बड़ा लंबा सा है, सारा कुछ उसमें समाया हुआ है, राइट। शुरुआत कैसे हुई, 1913 में हेनरी मोजली ने, ये एक साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि भाई एटॉमिक नंबर वो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने जो अपनी रिसर्च वो कर रहे थे, उसमें जैसे होता है ना, वो लोग अपनी रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंशन एंड ऑल करते रहते हैं,
वो जो उनकी स्टडी थी उसके बेसिस पर उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स का जो चेंजेस वगैरह है या फर्क आ रहा है, या वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ना कि किस बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। वो मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, डिटेल में क्लास 11th में है। क्लास 10th वाले बच्चों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने ये स्टडी किया कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर मेन प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। क्यों? एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज। जब तक बराबर नहीं होंगे एलिमेंट न्यूट्रल होगा ही नहीं, राइट। सो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी आपको यहाँ से पता लग गया कि किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका, उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये कैटायन बन जाएगा तब अलग बात है, ठीक है। ये तो आपका सोडियम था ना, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपने Na+ में बताना है, तो Na+ में Na++ का मतलब कैटायन, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक प्लस है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन 11 ही रहेगा, प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन में चेंज नहीं आता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट में यानी कि फिक्स्ड है। सोडियम में हम 11 कह रहे हैं तो 11 ही होंगे किसी एलिमेंट में, न्यूट्रल एलिमेंट में, ठीक है। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, किसी भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। इसी वजह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब आपने मास देखा था ना कोबाल्ट निकल का, काफी हद तक सिमिलर था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल अलग अलग फर्क आएगा ना, 11 12 बिल्कुल ही अलग नंबर है। सिमिलर जैसा 11.1 11.2 ऐसा तो आएगा नहीं एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए ये माना गया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा बेहतर प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन के लिए। तो अगर पूछा जाए व्हाई इट इज अ बेटर प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है वहां पे, ठीक है, कि क्यों आपकी एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्यों इसके आधार पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाना चाहिए या किया गया, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्या है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स की आ क्यों रही है ना, हमने पढ़ा ना पीरियोडिसिटी क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा आपका बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ये जो आप लिखते हो ना 2 8 1 है ना, इस तरह से, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका किसी एलिमेंट का। सो पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू रेपिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सपोज करो लिथियम है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे पोटेशियम है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, ठीक है। सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। कैसे लिखते हो आप, यहाँ पे आपका 2 1, यहाँ पे 2 8 1, 11 हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हो 2 8 8 1, यही करते हो ना। तो आपका ये देखो टोटल बेशक आप कर लेना 8 8 16 17 18 19, ठीक है। सो सबसे बाहर वाले शेल में हमेशा 1 ही आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इज सेम, किसी एक ग्रुप में वो सेम रहेगी। मतलब वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसी की वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्शन करेगा, क्या करेगा। रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले थोड़ी होंगे, है ना। अंदर वाले को कैसे आप रिएक्ट करवाओगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही फर्क पड़ता है प्रॉपर्टीज पे भी। इसी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है इन सारे एलिमेंट्स में, एक 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 सब में, तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। सो ये तो इसका कारण हो गया पीरियोडिसिटी का। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना। फिर आप जो ये करते हो ना, ये 2 8 18 की बात, ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिकर, रिकर मतलब दोबारा से आते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। और वो क्या है इंटरवल, या तो 2 के बाद या 8 के बाद या 18 या 32। स्टार्टिंग में 2 के बाद ही आता है ना, हाइड्रोजन हीलियम, तीसरा आ गया लिथियम, फिर उसके बाद 8 के बाद ये आ गया, फिर उसके बाद भी 8 आएगा। लेकिन धीरे धीरे आगे आगे करके ज्यादा एलिमेंट्स जब आते हैं तो 18 आ जाता है, 32 आ जाता है, राइट। तो ये आपके नंबर्स क्या कहलाते हैं, मैजिक नंबर्स, इसीलिए कहा जाता है मैजिक। इस क्या है यहाँ पे कि भाई इतने नंबर के बाद दोबारा से वैसा ही एलिमेंट आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इसलिए इनको मैजिक नंबर्स कह दिया गया, ठीक। के बाद आपका ये पीरियोडिक टेबल है, इसको ध्यान से देख लो। ये आपको याद होना चाहिए, मेंडलीव वाला याद हो चाहे ना हो, ये तो जरूर याद होना चाहिए। एंड 10th तक के बच्चे को मैं बता दूं कि बेटा 30 एटॉमिक नंबर 30 तक तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिंक तक, ठीक।
अब अंदाजा आपको क्या होना चाहिए, अंदाजा ये कि कौन सा एलिमेंट किसके नीचे है, तो 30 तक का तो अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ है। अगर कोई आपसे पूछे मैग्नीशियम, तो सीधे ध्यान में आना चाहिए अच्छा मैग्नीशियम यहाँ है। कौन सा ग्रुप है भाई, दूसरा ग्रुप है। पीरियड कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पीरियड में है, ठीक है। ग्रुप और पीरियड निकालना भी मैं सिखा दूंगी क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन एक पिक्चर आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल की रहेगी ना, तो कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका इस साइड वाले एलिमेंट्स है ना, इस साइड वाले, ठीक है, इन्हें आप, ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें किस में जाता है, एस में जाता है, ठीक है। इधर वालों को हम पी ब्लॉक कह देते हैं। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ, जो आप लिखते हो ना शेल वगैरह की बात करते हो, ठीक। एस ब्लॉक पी ब्लॉक किसी को नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट ये ध्यान रखना है कि इधर वाले आपके मेटल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेटल्स, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं, और इधर क्या है, इधर आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो इतना तो ध्यान रहेगा। और उसके अलावा ये जो नीला नीला सा अलग से दिख रहा है ना, ये नीले नीले वाली चीज है, तो आप देख सकते हो ना नीचे पीरियोडिक टेबल में आप दिखा रखा है, लिख रखा है सेमी मेटल। सेमी मेटल किसको कहा गया है, मेटलॉइड्स को, तो कहा गया है मेटलॉइड्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों जैसी होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल उसके याद रखना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और ये तीन एग्जाम्पल आपने याद रखना है, जर्मेनियम जीई, आर्सेनिक एएस और एंटीमनी एसबी, ठीक है। सिंबल भी याद रखने हैं और नाम भी याद रखना है, गॉट इट। ज्यादा पिंक वाला जो है, इधर वाला पहली वाली लाइन एल्कली मेटल्स, उससे अगली एल्केलाइन अर्थ, सबके नाम हैं ये, ठीक है ना। ये बीच में जो होते हैं, बीच में ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन शब्द का मतलब होता है कि चेंज होना किसी चीज का। सो मेटल से नॉन मेटल्स, इधर से इधर जब आप जा रहे हो, इधर से इधर जब जाते हो, मेटल से नॉन मेटल्स में चेंज आ रहा है ना, एक मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है, नॉन मेटल्स की अलग, इसीलिए बीच वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। इधर जो पर्पल में है ये आपका नॉन मेटल हो गया, ठीक है। फिर ये फ्लोरीन क्लोरीन वाला हेलोजन हो गया, हेलोजन मतलब, हेलो शब्द का मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हेलोजेंस, इनके सॉल्ट्स होते हैं ना, NaCl, KCl होते हैं ना, आपने पढ़ रखा है नमक NaCl, तो इसलिए हेलोजेंस इनको नाम दे दिया गया। लास्ट वाला आपका यहाँ पे क्या है, नोबल गैसेस, ठीक है। ये जो आपके नीचे दो लाइनें हैं, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, तो पीरियोडिक टेबल का आपको थोड़ा सा रफ जैसा आइडिया होना चाहिए कि भी कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। मेटल की बात करें तो ध्यान होना चाहिए, अच्छा भाई मेटल लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, नॉन मेटल राइट हैंड साइड में आते हैं, मेटलॉइड्स भी राइट हैंड साइड में आते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो हैं वो आप एक बार इस टेबल में अच्छे से देख लेना, जो मैंने आपको समझा दिया है। दूसरी चीज, कोई भी एलिमेंट बेटा लिखा होता है ना, जैसे सपोज करो Na लिखा है, ठीक है। Na का ऊपर लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ये उसका सिंबल लिखा होता है, नीचे उसका नाम और एटॉमिक मास होता है। जैसे आप ये देखो, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये उसका सिंबल हो गया, उसका नाम नीचे लिखा है, उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ठीक। तो ये लिखने का, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आपको एटॉमिक नंबर जब किसी का याद करना है, ये ऊपर वाले जो नंबर्स है ना, इनका ध्यान रखना है कि सपोज करो आयरन मतलब 26 एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्रोमियम मतलब 24 एटॉमिक नंबर, और 30 तक जरूर कर लेना, मैं आपको यही कहूंगी, ठीक है। अंदाजा हो गया आपको, 18 ग्रुप्स हैं ये, और कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स। अब हम इसकी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की मेन, कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्या क्या है भाई, इसमें 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। अभी अभी हमने किया 18 ग्रुप्स, मतलब ये ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें, वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। एलिमेंट्स जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके कहाँ आ रहे हैं, सेम ग्रुप में। ये तो आप पहले भी देख चुके हो, लिथियम के नीचे सोडियम पोटेशियम, अभी अभी हमने किया था ना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, सब में एक एक एक, 2 1 2 8 1 2 8 8 1, इस तरह से आ रहा था ना। So elements having the same number of valence electrons are present in the same group. तो अगर आपको 4 ऑप्शन आए तो आप पहचान लोगे ना, अगर ये पूछा जाए चारों में से भाई सेम ग्रुप में क्या चीज, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या चीज सेम होती है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले क्या था, 2 1, फिर क्या हुआ, 2 8 1, फिर क्या हो गया, 2 8 8 1, यहाँ 2 शेल हैं, यहाँ 3 शेल हैं, यहाँ 4 शेल हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा KLMN, ये शेल का नाम दिया गया है ना, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में ना, अभी हम करेंगे वो चीज भी। तो इन्हीं को शेल कहा गया। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, हाइड्रोजन से लिथियम आए, लिथियम से सोडियम आए, सोडियम से पोटेशियम, नंबर ऑफ शेल आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या और क्या बताता है पीरियोडिक टेबल आपका, ये कि एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस शेल आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। मतलब ये देखो, ध्यान से देखना,
जो आपका लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम और BCNOF इधर से बोरोन वाला, ठीक है, ये सेम पीरियड हो गया। अब सेम पीरियड में वो क्या कह रहा है, क्या चीज सेम है, बैलेंस शेल। सेम पीरियड में हमेशा सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे। जैसे बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन और हीलियम सेम पीरियड में है ना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, हीलियम में कितने हैं, दो, तो आपका नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ा ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन आता है या दो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ा ना। लिथियम सोडियम वाले में आपका सब में दो दो शेल ही हैं, लिथियम सोडियम नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सब में आप ऐसे लिखते हो ना। लिथियम से अगर हम शुरुआत करें, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, लिथियम से करते हैं, देखो चलो, लिथियम है ना, लिथियम, उसके बाद क्या है, बेरिलियम, फिर यहाँ जाता है BCNOFNE, यही है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, 2 1, यहाँ क्या लिखते हो, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसे लिखा आपने। तो दो से ज्यादा शेल तो है नहीं ना, 2 1 2 2, दो ही शेल आप शो कर रहे हो। सो इसका मतलब एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस शेल आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड, मतलब एक पीरियड में शेल का नंबर चेंज नहीं होता। एक पीरियड का मतलब एक शेल ऐड कर दिया, उसमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे पहले कर दिए, शेल का नंबर नहीं बढ़ेगा। शेल का नंबर कब बढ़ता है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, शेल का नंबर तब बढ़ता है। पीरियड में शेल का नंबर सेम रहता है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ, फाइन। इसलिए मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। फिर आपका क्या है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, हाँ बढ़ते जा रहे हैं। 2 1 2 2, बाहर वाले शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, एक एक इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, एक एक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल, अभी अभी मैंने बताया हर पीरियड का मतलब क्या है, एक नया शेल। तीसरी लाइन जब आएगी हॉरिजॉन्टल रो, उसका मतलब तीसरा पीरियड शुरू हो रहा है, ठीक है। तीसरा पीरियड मतलब उसमें 3 शेल होंगे। चौथी लाइन मतलब चौथा पीरियड, मतलब उसमें 4 शेल होंगे, KLMN, चारों शेल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सातवां पीरियड मतलब उसमें 7 शेल होंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, मेटल्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, ये हमने अभी अभी कर लिया है ना, मेटल्स आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हैं। और हमने क्या पढ़ा अभी कि नॉन मेटल्स आपके राइट हैंड साइड में है, ठीक है। फिर आपका ग्रुप 1 2 और 13 से लेके 18 तक, ग्रुप 1 2, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ग्रुप 1 2 मतलब, लेट मी शो यू समथिंग, पीरियोडिक टेबल का अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए ना, मैं बोलती हूँ आधे सवाल तो आपके कई सारे ना यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। ये बेटा, ये आपका ग्रुप 1, ये आपका ग्रुप 2, ठीक है। ये क्या आपका कौन सा हो गया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और ये यहाँ पे 13 से लेके 18 तक, ये जो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं ना, ये सब मिला के बनाते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर इन्हें कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इन्हीं को स्टडी करते हो। दूसरा नाम क्या है इसका, मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। 3 से 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स किया था ना हमने, ये बीच वाले 3 से 12 तक के बीच वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गॉट इट। फिर पीरियड 6 में एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 टू 71 लैंथेनॉइड्स, 90 से 103 तक एक्टिनॉइड्स। अब इसका क्या मतलब है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पे 56 था, 57 एलिमेंट आता है, 57 तो यहीं रहेगा, ठीक है ना, 57 यहीं रहेगा। लेकिन 57 के बाद यहाँ सीधे 72 आ जा रहा है, तो वो बीच में 57 के बाद 58 से लेके 71 वाले एलिमेंट्स कहाँ गए, वो ये हैं। 57 ये इसलिए दिखाया गया, 58 और ये देखो यहाँ लाइन से जाते जाते 71 तक। तो ये एलिमेंट्स आपके नीचे अलग से शो कर दिए गए हैं। लैंथेनाइड, लैंथेनम, ये La यहाँ पे था, 57 लैंथेनम होता है, लैंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए नाम पड़ गया लैंथेनाइड्स। ऐसे ही यहाँ पे एक्टिनम के बाद आपके आ रहे हैं, एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, इसलिए एक्टिनाइड्स, एक्टिनियम, एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये टोटल 20 मतलब 14 14 28 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, लैंथेनम और एक्टिनाइड यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है, 57 और 89। थोड़ा सा ही आपको पता होना चाहिए, इसी के बारे में एक बताया गया यहाँ पे कि भी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये आपकी अलग से जो दो लाइनें हैं वो किस चीज की हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अभी अभी मैंने कहा था ना, लाइन है ब्लू कलर वाली, उसके एग्जाम्पल याद रखना, मेटेलॉइड, सेमी मेटल्स, क्या एग्जाम्पल, आर्सेनिक, एंटीमनी, और मैंने क्या बोला था, जर्मेनियम, याद रखना, ठीक है।
उसके बाद आपका ये तो आपको पता लग गया ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन पॉइंट्स क्या था। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने 20 एटॉमिक नंबर्स तक सारी लिख रखी है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है। आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर और वही आपका इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम रहेगा जब तक कि आपका एलिमेंट न्यूट्रल है, कैटायन एनायन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, फिर लिथियम बेरिलियम आगे 2 1 2 2 2 3 हो गया ना। ये सारा कहाँ आ गया, सेकेंड पीरियड में। आउटर मोस्ट शेल देखो यहाँ बता रखा है, ये पहला शेल है तो ये इसीलिए आपका फर्स्ट पीरियड में आते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही शेल हैं, ये सारे किस में आते हैं, सेकेंड पीरियड में आते हैं। ये 3 शेल वाले थर्ड पीरियड में आते हैं। तो आपने 20 तक ही कर रखे ना, 20 तक में कौन कौन से आए, खाली पोटेशियम और कैल्शियम, ये 4 शेल वाले आपने ये 2 कर रखे हैं। तो आपको आई थिंक इतना थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार देख लेना, आपने पहले भी की हुई है और दोबारा से एक बार देख लेना, ठीक है जी। फिर है आपका नंबर ऑफ शेल्स का मतलब पीरियड नंबर, अभी अभी हमने किया ना, जो पीरियड है सेकेंड पीरियड मतलब 2 शेल, थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रुप नंबर, पहचान जाओगे। अब सीखो कैसे, मैंने कहा ना पीरियड नंबर ग्रुप नंबर कैसे निकालना है। देखो सोडियम था ना, आपने क्या किया, सोडियम आपने याद किया, अच्छा सोडियम का मतलब एटॉमिक नंबर 11 है, मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, के शेल, एल शेल, एम शेल, 3 शेल है, 2 8 1। आउटर मोस्ट शेल वाले को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सबसे मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना है, एक, एक इसका क्या है, ग्रुप। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से आपका क्या निकलेगा, ग्रुप नंबर। कितने शेल हैं उससे क्या निकलेगा, पीरियड नंबर, ठीक है। सो पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 1। आपको ऐसा एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, जैसे फ्लोरीन 2 7 9 होता है ना एटॉमिक नंबर, आपने लिखा 2 7, सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 7। अब पीरियड नंबर 2 ही शेल है, पीरियड नंबर 2 हो गया। तो ये एग्जाम में अच्छे से कर लेना, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर जरूर आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स इज बेस्ड ऑन द वे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स इनमें आपके कैसे फिल होते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी शेल में आ सकते हैं वो होते हैं बेटा 2n का रेज टू पावर स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, n का मतलब है आपका जैसे पहला शेल है, ठीक है। देखो मैं आपको सिखाती हूँ कि इसमें करना क्या है हमें। एन आपका जो शेल के बारे में हम बात करें ना वो मतलब है, के शेल था आपका पहला शेल, एल शेल उसके बाद पढ़ते हो, एम शेल उसके बाद पढ़ते हो। पहले शेल में आपने देखा है ना क्या है, खाली पहले शेल का मतलब, पहले शेल की जब आप बात कर रहे हो उसमें जब तक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे मतलब पहला पीरियड, जब दूसरे शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो मतलब दूसरा पीरियड। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, 2n²। अब यही किया ना आपने, तो 2 इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ गिवन शेल, पहले की बात कर रहे हैं हम, 1 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, 2 आई ना यहाँ पे। तो इसीलिए पहले शेल में आपने देखा होगा 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हीलियम, इसलिए यहाँ लिखा है फर्स्ट पीरियड इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स। अब दूसरे शेल की बात करते हैं। दूसरे शेल में फिर से अगर हम कहें 2n², 2 इंटू शेल का नंबर क्या है दूसरा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ है ना, 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8। तो अब आप दूसरे में गिनो, गिनो कितने हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड उसके बाद लास्ट में नियॉन, 8 एलिमेंट्स। तो ये आपका तरीका है कि हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हर पीरियड एक नया शेल दिखाता है, बताता है, दर्शाता है, ठीक है। तो नया शेल का मतलब उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बेसिस पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलते हैं। फॉर्मूला क्या लगाना है अगर आपको पूछा गया तीसरा शेल, 2n² फॉर्मूला लगाना है हमेशा। n आप क्या लिखोगे, कौन सा शेल है। जैसे आपसे पूछा जाए, सपोज करो आपसे सवाल कर लिया जाए चौथे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये 2n² क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में आ सकते हैं उतने ही क्या होंगे उस पीरियड में, एलिमेंट्स। चौथे शेल में आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर ऐसे निकालोगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता क्या होता है, 4 4 जा 16 है ना। सो 2 इंटू 16 यानी कि 32 एलिमेंट्स। जो चौथी लाइन आपकी आती है ना, चौथी लाइन कौन सी आती है, पोटेशियम वाली, पोटेशियम कैल्शियम वाली लाइन, उसमें आपके टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, बेशक गिन लेना, ठीक है। सो आपको एग्जाम में अगर आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में जो आ सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपको बताना होगा पीरियड और कितने उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स आ सकते हैं उस लाइन में, इसके रिगार्डिंग सवाल आ सकता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो द थर्ड पीरियड कैन हैव ओनली 8 एलिमेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है, जितना हमने अभी सीखा हमें क्या पता लगा,
हर एलिमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ नहीं, कैसे रिएक्ट करेगा। अब जगह फिक्स कर दी, मेटल है तो हमें पता है कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल है तो हमें पता है एनायन बनाएगा। अब उससे हमें क्या पता लगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी पता लगा। तो इसीलिए जो नया वाला पीरियोडिक टेबल था काफी अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दिस वन इज एक्स्ट्रा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ग्रुप 1 का नाम है एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, ग्रुप 2 की NS2। N का मतलब क्या है, ये कि आप शेल नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, जो भी है। ठीक है ना, आपका ऐसा है ना, ग्रुप 1 क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, इसका क्या लिखते हो 1, इसका क्या लिखते हो 2 1, इसका क्या लिखते हो 2 8 1। तो ये N का क्या है, N का मतलब नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है। ठीक है, इसमें आप लास्ट में, ये आपने अभी तक एक्चुअली सीखी नहीं है NS and NP वाली, इस वजह से बस इतना देख लो कि S ब्लॉक P ब्लॉक होता क्या है। P ब्लॉक कौन से हैं आपके, ग्रुप 13 से 18 उधर वाले राइट हैंड साइड वाले। डी ब्लॉक कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 से 12 वाले। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, जो आपका ग्रुप 16 17 18 है उसका नाम है, 18 आपका कौन सा है, नोबल गैसेस, आखिरी वाला नोबल गैसेस है ना। उससे पहले वाला 17 वाला फ्लोरीन क्लोरीन वाले को हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले को। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन तो आपने सुन रखा होगा। चैल्कोजेंस में कौन आता है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन उसके नीचे सल्फर, तो ये आपके चैल्कोजेंस हैं। ठीक है, मतलब ओर फॉर्मिंग। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया, मैंने कहा ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। नीचे जो 2 लाइनें हैं अलग से, उनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, या फिर लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स। इनमें किसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, एफ वाले उसमें, तो इसलिए एफ ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर किसी को जानना है तो ये पढ़ सकता है, अदरवाइज आप इसको 10th वाले बच्चे इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, मेरिट्स क्या है, अब फायदा क्या हुआ भाई इस पीरियोडिक टेबल का, कि आपकी जो क्लासिफिकेशन हुई, मेन आपकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी उसके आधार पर हुई। ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पर, इसीलिए थोड़ी सी ये एक्यूरेट है। फिर एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आपका जो आप मतलब इसकी बेसिस पे आधार पर थी, तो आपका जो आइसोटोप की पोजीशन का झंझट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। आइसोटोप्स की पोजीशन की प्रॉब्लम थी ना, पिछले वाले में डीमेरिट था एक, मेंडलीव वाले में, कि आइसोटोप की पोजीशन नहीं बताई, वो प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता लगता है भाई, प्रॉपर्टीज पता लगती है, बताया था ना मैंने, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो प्रॉपर्टी भी उसी के बेसिस पे डिसाइड होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता लग रहा है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। पोजीशन से हमें काफी हद तक पता लग जाता है बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपके वहां पे मिसफिट थे, एटॉमिक मास में था ना आयरन कोबाल्ट वाला, जो कह रहे थे ना थोड़ा सा मास ज्यादा था पहले रख दिया गया जबकि बाद में होना चाहिए था मेंडलीव में, वो वाला पॉइंट भी यहाँ करेक्ट हो गया। ठीक है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स जो आपका प्लेस किया गया सेपरेटली अलग से, ड्यू टू दियर प्रॉपर्टीज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। ये मेरिट्स इसलिए है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, पिछले वाले में इसके बारे में कोई खास जिक्र नहीं था उतना, मेंडलीव में ना जिक्र नहीं था, यहाँ पे प्रॉपर थोड़ी उनकी अलग से जगह बना दी कि भी उनकी प्रॉपर्टीज ही अलग हैं, डिफरेंट है, उनको अलग रखो। ठीक है, फिर जितना भी पूरा टेबल है इजी टू रिमेम्बर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आप ये कह सकते हो ना प्रॉपर एक तरीका है, सिस्टमेटिक ढंग है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स में, इधर वाले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पहले ग्रुप में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब में एक ही होंगे, सेम पीरियड सेम ग्रुप, कुछ तो सिमिलैरिटी, कुछ तो आपका ऐसा ना एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है, तो उसकी वजह से आप इस पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये इसका एक मेरिट हुआ। क्या डीमेरिट क्या है, एक तो वही डीमेरिट है हाइड्रोजन की जगह जो अब तक डिसाइड नहीं हो पाई है, एक तो यही आपके डीमेरिट है। दूसरा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स को प्रॉपर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो एक तरह का डीमेरिट मान लिया जाता है। तो डीमेरिट अगर इसके कोई दो आपने याद करने हैं तो यही दो हैं। ठीक है, तो ये तो था जी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कंपैरिजन कर लेते हैं मेंडलीव एंड मॉडर्न में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ये एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे आपका इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ा था, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं थे, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, गैप की जरूरत ही नहीं, नौबत ही नहीं आई। ठीक है, नोबल गैसेस यहाँ पे अब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, यहाँ पे नोबल गैसेस का अलग से ग्रुप रखा है। ठीक है, यहाँ पे 8 ग्रुप 6 पीरियड्स थे, यहाँ पे 18 ग्रुप 7 पीरियड्स हैं। उसमें याद है आपका, अब आप सोचोगे इतना कैसे बढ़ गया, उसमें याद है हर ग्रुप में मेंडलीव में ए बी अलग अलग था ना, यहाँ पे तो सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, ए बी नाम की तो कोई चीज है नहीं, इसीलिए 8 से सीधे 18 ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स इसीलिए ज्यादा बढ़ गए। ठीक, तो ये आपका हो गया कंपैरिजन। अब आपको इसमें चैप्टर में करने हैं ट्रेंड्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपको क्या करना है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एटम्स।
कि आपका कोई एक एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कितना एटम्स के साथ कंबाइन करेगा सो दैट टू क्या आपका क्या आ जाए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, आप करते हो ना सोडियम की वैलेंसी, तो आप क्या लिखते हो 281 लिखते हो, आप कहते हो हाँ जी मैडम इसकी वैलेंसी ना 1 है। मैग्नीशियम की पूछेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, आप लिखोगे 282, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देखा सीधे बता दिया कि मैडम इसकी वैलेंसी ना 2 है। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। कंबाइन कब करेगा, जब किसी से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कौन करता है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन करता है ना। तो ये इसीलिए कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, कि वो कितना रिएक्ट करेगा दूसरों के साथ, ठीक है। वैलेंसी पता कैसे लगती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से पता लगती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे पता लगती है वैलेंसी। अब जितनी भी आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसका ट्रेंड पढ़ना है कि ग्रुप में कैसे चेंज हो रहा है, पीरियड में कैसे चेंज होगा। वैलेंसी बेटा आपकी सेम ग्रुप में सेम रहती है ना, ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जब सब में सेम है तो वैलेंसी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहेगी। ग्रुप 1 एलिमेंट्स में आपका जो ग्रुप 1 है उसमें सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो सबकी वैलेंसी 1 हो गई। 13 ग्रुप कौन सा था, 13 आपको पता है कौन सा ग्रुप है, बोरोन वाला, बोरोन एल्यूमिनियम वाला, नीचे जी ए आ जाता है उसके। तो बोरोन एल्यूमिनियम, आपको इसका एटॉमिक नंबर बोरोन एल्यूमिनियम का तो पता ही है, बोरोन का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 है, इसका 13 है, ठीक है। 5 में क्या लिखोगे आप, 5 में आप लिखोगे 2 3, यहाँ के लिखोगे 2 8 3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3, इसीलिए 3 वैलेंसी हो गई। अब उसके बाद 15वां आपका जो ग्रुप है उसमें से आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम वैलेंसी बेटा आपकी 4 तक ही जाएगी, उसके बाद आपका माइनस होता जाएगा। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, कार्बन के बाद अगला क्या आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आपका 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 की 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, नाइट्रोजन में क्या है 2 5। तो जैसे ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आप 8 में से माइनस करके निकालोगे, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, इस तरह से। ग्रुप 15 की वैलेंसी 3, ठीक है। तो मतलब वैलेंसी आपकी अलोंग द पीरियड अलग से चेंज होगी और अलोंग द ग्रुप तो सेम रहेगी। अब हम पीरियड में देख लेते हैं, पीरियड में फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, अभी भी मैंने किया ना, देखो बी सी एन ओ एफ एन ई, इधर क्या था एल आई बी ई, 1 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। अब यहाँ 5 थोड़ी आएगी, यहाँ 3 आ जाती है। ऑक्सीजन 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, यहाँ पे 8 माइनस 8 0, ठीक है। तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0, मतलब डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंच। ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे सोडियम का मैंने आपको बताया ना 281, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आसानी से क्या बना देगा 28, 28 किसकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की। नियॉन क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस या इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज रिएक्ट ना करे। तो जो चीज रिएक्ट नहीं करेगी इसका मतलब वो स्टेबल है ना। हम कहते नहीं है कि जो बंदा ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, मतलब बड़ा शांत है ना। तो नोबल गैस, इनर्ट गैस का मतलब जो रिएक्ट ना करे, जो चीज स्टेबल है। तो सिस्टम हमेशा स्टेबल होना चाहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन या आसानी से अपना अगर गंवा दे, रिएक्ट करा दे, तो क्या बन जाएगा 28। 28 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आती है वो एलिमेंट स्टेबल माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या था 2 6, ठीक है। तो ये आपकी नियरेस्ट नोबल गैस का, अब 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकता ना, 6 इलेक्ट्रॉन हटाने बड़ा मुश्किल है। अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहा है अपनी ताकत से, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आप हटा नहीं सकते हो। लेकिन अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, आपको पता है वैसे भी ऑक्सीजन एनायन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे दें तो ये आसानी से 2 8 बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा मेटल्स क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस जिनको आप कैटायंस कहते हो, नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं। नॉन मेटल कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में, आपको पता है ना ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, राइट। तो ये तो आपका इसका बेसिक हो गया कि अलोंग अ पीरियड वैलेंसी पहले घटेगी और पहले इंक्रीज होगी 4 तक, उसके बाद घटती जाएगी और ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब एटम का साइज कितना होगा। अब एटम का कोई पर्टिकुलर साइज उस तरह से तो है नहीं, इसका मतलब क्या है कि उस एटम की रेडियस की बात हो रही है कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ये शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है सेंटर से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे ही आपको माना जाता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल
उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक साइज। इसको किस में आप शो करते हो, पिकोमीटर में। जैसे आप बोलते हो ना, आपने मिलीमीटर पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमिली क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, तो पिकोमीटर पीएम लिखा जाता है, 1 पीएम, इस तरह से। इसका क्या मतलब होता है, 10⁻⁻12, बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब बहुत छोटा सा रेडियस होगा, ठीक है ना, इस वजह से। अब वेरिएशन, वेरिएशन वाले ध्यान से करना, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो आपका एटम का साइज छोटा होता जा रहा है। लेफ्ट से राइट जब जाओगे एटम का साइज छोटा हो रहा है, क्यों, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। ये चीज याद रखना बेटा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और होता है न्यूट्रॉन्स। तो जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाले प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले पार्टिकल, पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, उसकी पावर बढ़ रही है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और जोर से खींचेगा, जोर से खींचेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा या शेल अंदर की तरफ खींच जाएगा ना, जब अंदर की तरफ खींच जाएगा तो आपका शेल धीरे धीरे करके आप ये कह सकते हो ना छोटा होता जाएगा, पास पास आता जाएगा न्यूक्लियस के। तो इसीलिए ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ खींचे रहेंगे तो जो एटम का साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए और कैसे चेंज होगा ये भी पता होना चाहिए। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। अब अलोंग द ग्रुप, सॉरी डाउन द ग्रुप में जाते जाते 2 1 2 8 1 2 8 8 1, है ना, यहाँ तो एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। अब शेल बढ़ना मतलब, देखो शेल बढ़ना मतलब एक शेल था, 2 शेल हुआ, 3 शेल हुआ, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, सिंपल इंक्रीज। व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक नया शेल ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। गॉट इट, ये हो गया एटॉमिक साइज। फिर तीसरी आपकी प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक शब्द का क्या मतलब है, मेटेलिक का मतलब कि टेंडेंसी यानी कि पावर, ठीक है, पावर या उसकी एबिलिटी, एक ही मतलब है, एक ही बात है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब आपको पता है सोडियम क्या बनाता है, Na+, 281 से 28 बनता है, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन नेगेटिव 287 से 288 बनाता है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ -1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले शेल में से, उसे हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक प्रॉपर्टी, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में ही, बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा ना, उसे हम कहते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटल्स बेटा आपके क्या बनाते हैं, कैटायंस, ये आपने देख लिया ना, सोडियम मेटल है, कैटायंस बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एनायंस, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जो कैटायन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आता है ना इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और जो आपके एनायंस बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं कौन है वो, मेटल्स। कैसे होते हैं वो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो कौन है, नॉन मेटल। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल पता होना चाहिए, अगर जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो आपको ध्यान आना चाहिए सोडियम, मैग्नीशियम। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ध्यान आना चाहिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इस तरह से। अब इसका हमें पढ़ना है ट्रेंड, वेरिएशन अब कैसे चेंज होगा। देखो मेटेलिक करेक्टर आपका अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, जब हम ऐसे ऐसे जाएंगे, इधर मेटल्स हैं, इधर कौन है, नॉन मेटल्स। तो आप खुद ही देख लो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी कि बढ़ेगी, मेटल से नॉन मेटल्स जा रहे हैं मतलब मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है। बस इतना ध्यान रखो, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स। तो यानी कि मेटेलिक करेक्टर अलोंग द पीरियड लेफ्ट से राइट जाते टाइम घटेगा और नॉन मेटेलिक वाला इंक्रीज होगा। फाइन। अब कारण, कारण क्या है बेटा मेटल और नॉन मेटल होने का, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपका एलिमेंट्स का घट रहा है, घट रहा है ना। यहाँ आपका सोडियम था, यहाँ आपका क्लोरीन है, आपको पता है सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर घटता जा रहा है ना। घटते घटते क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो इसी की वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ खींचे रहेंगे, राइट।
तो ये आपने चीजें एक्सप्लेन करनी है, ये 2 लाइन ऊपर के एक्सप्लेन कर दोगे ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेटालिक करेक्टर घट रहा है, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल हमने देख रखा है, मेटल्स कौन है, मेटलॉइड कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। फाइन, ये तो होगा वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, ग्रुप नीचे जाते जाते क्या होगा, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी पोटेशियम, ठीक है, नीचे जाते जाते आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो सेम है, हो क्या रहा है 2 1 2 8 1 2 8 8 1, है ना। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ही है सब में, तो यानी ये बनाएंगे तो सारे के सारे कैटायन, आपको पता है लिथियम भी कैटायन बनाता है, पोटेशियम भी कैटायन, सोडियम भी कैटायन, सब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बड़ा दूर होगा। इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, तो यानी आसानी से लूज करेगा मतलब उसकी मेटेलिक वाली जो पावर है वो ज्यादा है। जब मेटेलिक पावर ज्यादा है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, ठीक है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी, क्योंकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को उसको गेन करना था, जितना शेल से दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, गेन करना मतलब कुछ ऐड करवाना, है ना, और लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हटाना। ठीक है, सो उसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपका क्या है कि आपका जब डाउन द ग्रुप में आप जब जाओगे उसका पूरा आपको रीजन एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपका डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमने एक्सप्लेन किया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो पावर कि इलेक्ट्रॉन वो आसानी से लूज करे, ये तो नीचे जाते जाते बढ़ती जा रही है, क्योंकि शेल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से दूर होता जा रहा है, तो यही आपको एक्सप्लेन करना है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसकी पावर है ना इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने की, उसी को आप कहते हो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसी को बोलते हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घट रहा है, तो ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको शो कर दिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। अगर टेबल में आपको ये ध्यान है कि मेटल कहाँ है नॉन मेटल कहाँ है, तो बड़ी आसानी से बता पाओगे पीरियड में, मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं। जो पीरियड में आपका ट्रेंड है इंक्रीज डिक्रीज का, उसका उल्टा हो जाता है ग्रुप में। ठीक है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक में कह रही हूं मैं। फाइन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्टिविटी। हमने कहा था ना केमिकल रिएक्टिविटी का भी हमें पता लगता है कि कोई आपका एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा। केमिकल रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे हमें पता लगता है कि वो एलिमेंट कैसा रिएक्ट करेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा। तो अलोंग द पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज हो रही है देन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले डिक्रीज हो रही है ना, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रही है, बाद में जो आपका बेटा ये चीज ध्यान देना, ये पीरियोडिक टेबल आपका ऐसा है ना, इधर वाले एलिमेंट्स और इधर वाले एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कोने कोने वाले, सेंटर वाले कम रिएक्टिव है, पहली बात तो इसीलिए केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होती जाएगी फिर बढ़ती जाएगी। यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे पहले डिक्रीज होती जाएगी, उसके बाद फिर इधर आते आते बढ़ती जाएगी। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन उधर जब आप पहुंचोगे वो और ज्यादा रिएक्टिव है, और इधर कोने वाले रिएक्टिव है, सोडियम वाले रिएक्टिव है, मैग्नीशियम वाले रिएक्टिव है, जो बीच के है ना वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब अभी भी आपने पढ़ा ना, शेल इलेक्ट्रॉन वाला बाहर वाला शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। किसकी, लेकिन मेटल्स की बढ़ेगी, नॉन मेटल्स की घटेगी। मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो, और नॉन मेटल्स की डिक्रीज होती है। ये ना बहुत सारी चीजें ना एक साथ जब पढ़ोगे तो मुश्किल तो लगेगा आपको एक बारी को, लेकिन मैं आपको बता दूं समझ के करोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है। फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता रखा है एनसीईआरटी में, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आपको क्या ध्यान रखना है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछा जाएगा ऑक्साइड्स अगर बन रहा है तो वेरिएशन कैसी होगी अलोंग द पीरियड, इधर है जी हमारे मेटल्स, इधर है जी हमारे नॉन मेटल्स, तो अलोंग द पीरियड कैसी वेरिएशन है, कैसा चेंज हो रहा है, बेसिक वाले ऑक्साइड्स से होते होते एसिडिक वाले ऑक्साइड्स बन जाएंगे। तो ध्यान आपको क्या रखना है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक। ठीक है, और
अलोंग द ग्रुप कोई चेंज आएगा? अलोंग द ग्रुप कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही तरह के एलिमेंट हैं, तो उनमें आपका देयर इज नो चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। एसिडिक बेसिक का कोई पंगा ही नहीं है। मेटल है तो मेटल की ही सारी लाइन है, तो सबके बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी नाम से पता लग रहा है आयोनाइज करवाना। आयोनाइज किसको करवाना, मतलब आयन बनाना। मिनिमम एनर्जी जो कि जरूरी है टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े वो आपकी एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किसकी जकड़ में है? न्यूक्लियस की जकड़ में है। उस न्यूक्लियस की जकड़ से उसको निकालना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ताकि वो बॉन्ड उनके बीच का टूट सके, राइट। ये है आपका न्यूक्लियस, ये बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की जो जकड़ है, जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना। वो एनर्जी जो देनी पड़ती है उसी को आप कहते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो अलोंग द पीरियड, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को हटा पाओगे, या मतलब कितनी आसानी से आप उस इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हो, है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस की पावर पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान देना, जो आपने एटॉमिक रेडियस वाला ट्रेंड पढ़ा था ना, वो यहाँ काम आएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है एक पीरियड में और डिक्रीज हो रही है ग्रुप में। क्यों? अक्रॉस द पीरियड बेटा आपको पता है क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पास आता जा रहा है। पास आता जाएगा तो ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। साइज छोटा होता गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। डाउन द ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। जब शेल बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से, उसकी जकड़ से दूर होता गया, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। आसान मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। देन आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है आपको पढ़नी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने पढ़ा ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद अगला कौन सा? ऑक्सीजन, उससे अगला नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। इसका क्या मतलब है? कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि मतलब जब बॉन्ड बन रखा है ना दो एटम्स के बीच में, कि इसके एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, उसके पास, सपोज करो दो लोग हैं, एक रस्सी खींच रहे हैं, जिसके पास ज्यादा ताकत होगा रस्सी उसकी तरफ थोड़ी ज्यादा खींच जाएगी ना, दूसरे की तरफ थोड़ी कम खींचेगी। वही मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि किसी की पावर, किसी की क्षमता कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच के रखे, अपनी तरफ करके रखे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किस साइड है पीरियोडिक टेबल में? राइट हैंड साइड। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम इसका उल्टा होगा, डिक्रीज। अगर अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रही है तो ग्रुप में नीचे जाते जाते डिक्रीज हो जाएगी। इसका कारण भी क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोबारा से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? अक्रॉस द पीरियड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, पावर बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका घटता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो पावर भी घटती जाएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की। तो सेम चीज आप देख रहे होगे, सेम प्रॉपर्टी, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप समझ के करो, बार बार रिपीट हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट, एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट, उसी के आधार पर डिसाइड हो रहा है कि आपका ट्रेंड बढ़ेगा या घटेगा, है ना। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक जगह दिखा दी है। लेफ्ट टू राइट आपका नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं। लेफ्ट टू राइट में ये वाला डिब्बा लेफ्ट टू राइट वाला है, यानी पीरियड के लिए है, ठीक है। और ये वाला डिब्बा आपका ग्रुप के लिए है। पहले पीरियड में देखो नंबर ऑफ शेल सेम रहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस घट रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो मैंने सब कुछ एक जगह शो कर दिया है, मेटालिक, नॉन मेटालिक नेचर, या ऐसे ही ग्रुप में, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट में क्लब करके एक जगह शो कर दिया है, आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो बहुत आसानी से, एंड इसके आधार पर आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कम से कम टाइम में, कि एक बच्चे का रिवीजन भी हो जाए, उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आ जाए और रटना ना पड़े। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपके अगर बेटा डाउट्स हैं
कमेंट सेक्शन में भेजो हमें, ठीक है, लिख सकते हो आप। उसके अलावा हमारा जो सोशल हैंडल्स है उनको जरूर फॉलो कर लो, राइट। आप फेसबुक पेज है हमारा, उसको फॉलो करो, वहाँ पे क्वेश्चंस भी डलते हैं, वहाँ पे आप क्वेरी भी अपनी भेज सकते हो, ठीक है, जो डाउट्स हैं वो भी भेज सकते हो। तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करना, वो इसी पर्पज के लिए, या कमेंट सेक्शन में डाउट्स डालो। तो वन शॉट वीडियो जो आपकी निकाली है, इसमें इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब बच्चों को आसानी से पढ़ने के लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो मैं लिंक अटैच कर दे रही हूँ, जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का सैंपल पेपर 10th का, वो मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है। एंड कार्बन एंड कंपाउंड्स जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो भी करा रखा है, उसकी भी वन शॉट वीडियो है। दोनों की लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, तो वो आपको देख लेने हैं, सो दैट आपकी पूरी तैयारी हो जाए केमिस्ट्री की बोर्ड के एग्जाम्स की, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, गुड लक, अच्छे से तैयारी करो, बाय बाय, टेक केयर।